उस बोट में 2 छोटे कैबन और खासा कुशादा कैबन था जिसमें हमें सफ़र करना था। जो ही हम गन बोट में दाखिल हुए, बोट चल पड़ी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार समुंदर देखा। मैं बरसाती नालों और नदियों के देश का रहने वाला था। बारिश बरसती थी और उन नदी नालों में सैलाब आता और चंद घंटों में सैलाब उतर भी जाता। और सर्दियों के मौसम में ये नदी नाले तो बिल्कुल खुश्क रहते थे। मैंने हिंदुस्तान के दरिया देखे थे और जो सबसे बड़ा दरिया देखा वो बर्मा का एरावती था, जिसे मैंने मोटर बोट पर अबूर किया था। मैं समझता था कि उससे बड़ा दरिया और कोई नहीं हो सकता, लेकिन जब समुंदर की वसअत देखी तो ख्याल आया कि एरावती तो छोटी सी एक नदी है। गन बोट जब खुले समुंदर में गई तो मैं हर तरफ हैरत से देखने लगा और मुझे खुदा याद आ गया। समुंदर मेरे तस्वुरों से भी ज्यादा वसी और अरीज था। एक तरफ तो अभी तक रंगून का शहर और साहिल नजर आ रहा था, लेकिन बाकी अतराफ सिवाय उफ्क के पानी ही पानी था। समुंदर का अपना एक तासुर होता है। इंसान का जहन खुलता है फिर फैलता ही चला जाता है। मुझे वो दूध जैसे सफ़ेद परिंदे बड़े अच्छे लग रहे थे, जिनकी चोंचें सुर्ख थीं और पंजे बत्तखों जैसे थे। ये गन बोट के ऊपर मंडलाते रहे। ये परिंदे इस तवक्को पर हमारे साथ साथ उड़ रहे थे कि हम खाने के लिए कुछ फेंकेंगे। वो समुंदर में उतरते और बत्तखों की तरह तैरते थे, फिर उड़ते और हमारे ऊपर आ जाते। जब उन्होंने देखा कि इस बोट से खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा तो वो वापस होने लगे। फिर मैंने मछलियां देखी, उन्होंने मुझे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। एक मछली जिसकी लंबाई 2 फुट या उससे जरा कम होगी, पानी से उभरती और 3-4 फुट पानी से ऊपर आकर उड़ती और पानी से इतना ही बुलंद रहती और 15-20 गज आगे जाकर पानी में डुबकी लगा जाती। मैं मछलियों का ये खेल देखता रहा और उसके साथ ही समुंदर ने अपना एक और असर दिखाना शुरू किया। मैं सर में गरानी सी महसूस कर रहा था और जिस्म की कैफियत ऐसी हो गई थी जैसे बुखार हो गया हो। इसके साथ ही मतली महसूस होने लगी। मैं उस वक्त लॉन्च के ऊपर खड़ा समुंदर देख रहा था। फसी एक हिंदू साथी के साथ केबन से ऊपर आया। मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। फसी ने बताया कि हम सब की हालत यही हो रही है और चंद घंटे ये ऐसी ही रहेगी। इसे सी सिकनेस कहते हैं। बहरी जहाज जब खुले समुंदर में जाता है तो तमाम मुसाफिर इसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। मतली तो हर कोई महसूस करता है, लेकिन कुछ मुसाफिर कै भी करने लगते हैं। बुखार महसूस होता है लेकिन होता नहीं। सर की गरानी को भी बाज मुसाफिर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। इसका कोई इलाज नहीं और ना ही इसका इलाज किया जा सकता है। 12 घंटों के अंदर अंदर हालत नॉर्मल हो जाती है। फसी ने मुझे समुंदर के ये असरात समझाए तो मुझे ये इत्मीनान हो गया कि मैं किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ और रात तक ठीक हो जाऊंगा। गरूब आफ्ताब के मंजर को मैं आज तक नहीं भूला। सूरज जब गरूब होने लगा तो यूं नजर आता था जैसे उस तरफ समुंदर को आग लग गई हो। समुंदर की हालत ये थी जैसे किसी ने सारे समुंदर में सोने के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर दिए हों और वो चमक रही हों। फिर सूरज समुंदर में डूब गया। रंगून से सिंगापुर कमोबेश 1200 मील दूर है। हमें ये सारा सफ़र उस गन बोट पर तय करना था। मैंने समुंदर में 3 रंग देखे। बंदरगाह से हटे तो समुंदर का रंग हल्का सब्ज था और दूर गए तो उसका रंग गहरा नीला हो गया। और शाम से कुछ देर पहले मैं ये देखकर हैरान रह गया कि समुंदर का रंग बिल्कुल काला हो गया था। मैं समझा कि सूरज गरूब हो रहा है, इसलिए समुंदर का गहरा नीला रंग काला नजर आता है। मैंने फसी को बताया तो उसने कहा कि समुंदर का पानी बिल्कुल शफाफ होता है। ये रंग समुंदर की गहराई जाहिर करते हैं। जहाँ समुंदर का रंग काला हो गया था वहाँ समुंदर बहुत ही गहरा था। फसी ने एक और दिलचस्प बात बताई। ये वो काला पानी था जो हम अक्सर सुना करते थे कि इस तरह के फलां कातिल को उम्र कैद हो गई और उसे काला पानी भेज दिया गया है। आज भी कभी कभी काला पानी का जिक्र आता है। ये खलीज बंगाल में जजीरों का एक झुरमट है जिसे जजीरा अंडमान कहते हैं। ये जजायर रंगून से कमोबेश 300 मील और कलकत्ता से तकरीबन 600 मील दूर हैं। ये भारत के जजीरे हैं, लेकिन अब वहाँ वो कैद खाना नहीं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था। चूँकि उन जजीरों के इर्द गिर्द पानी बहुत ही गहरा और उस गहराई की वजह से काला नजर आता है, इसलिए उसे काला पानी कहते हैं। जजायर अंडमान के मुतालिक एक चीज़ मशहूर थी कि वहाँ से कोई कैदी फरार नहीं हो सकता। इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि उन जजायर के इर्द गिर्द नोकीली चट्टानें हैं जो समुंदर के पानी में छुपी रहती हैं। ये चट्टानें ही आदमी को जख्मी करके डबो देती हैं। दूसरी वजह यह कि उन जजीरों के इर्द गिर्द शार्क मछलियाँ भी पाई जाती थी, या अब भी होंगी। ये मछलियाँ इंसान खोर होती हैं। मैंने अंग्रेज़ी की एक किताब में पढ़ा था कि सिर्फ एक आदमी जो वहाँ कैदी था वो फरार होकर बर्मा पहुँच गया था। वो बर्मा का ही रहने वाला था और उसने किसी को कत्ल कर दिया था। मुझे उसका नाम तो याद नहीं रहा कि वो वहाँ के एक नंबरदार का बेटा था। उस वक्त बर्मा पर भी अंग्रेज़ों की बादशाही थी, इसलिए वहाँ के कातलों को भी काला पानी भेजा जाता था।
अंग्रेज ने बर्मा में नंबरदारी सिस्टम चला रखा था। जज़ायर अंडमान यानी काला पानी के मुतल्लिक ये बात भी जहन में आती है कि सैयद अहमद शहीद की तहरीक के मुजाहिदीन के बहुत से लीडरों को उम्र कैद देकर काला पानी भेज दिया गया था। तहरीक मुजाहिदीन के कुछ मुजाहिदीन को भी काला पानी भेजा गया। सन 1857 में जब मुसलमानों ने जंग आज़ादी लड़ी और हार गए तो अंग्रेज़ों ने चंद एक सरकर्दा मुसलमानों को उम्र कैद देकर काला पानी भेज दिया था। उन्हीं दिनों वहाँ एक मशहूर वाक़या हुआ। एक पठान मुजाहिद ने अंडमान के कैद खाने के इंचार्ज अंग्रेज़ अफसर को दिन दिहाड़े अल्लाह अकबर का नारा लगाकर खंजर से कत्ल कर दिया। उसे वहीं सजाए मौत दे दी गई थी। जब जापानियों ने जज़ायर अंडमान पर बमबारी की तो कुछ कैदी मारे गए और बाज़ में समुंदर में कूदकर जाने बचाने की कोशिशें की थीं, लेकिन कुछ दूर तक ही पहुंच सके और डूब गए। मैंने ये भी पढ़ा था कि एक अंग्रेज़ मेजर थोड़े से कैदियों को या स्टाफ के आदमियों को एक कश्ती में लेकर हिंदुस्तान के साहिल तक पहुंच गया था, लेकिन वो अकेला जिंदा पहुंचा था या गालिबन उसके साथ एक या दो आदमी थे। बाकी सब भूख और प्यास से मर गए थे और उनकी लाशें समुंदर में फेंक दी गई थी। ये अंग्रेज़ मेजर जिसका ताल्लुक अंडमान के कैद खाने से था बहुत ही बुरी हालत में पहुंचा था। ये दो मिसालें मिलती हैं कि एक बर्मा का कैदी फरार होकर मंजिल पर पहुंच गया था और दूसरा ये मेजर था। ये भी जहन में रखें कि वहाँ कोई कैद खाना नहीं था। कैदी खुले फिरते थे जैसे वहाँ के बाशिंदे हों। वो अपना काम काज करते थे और उनमें जिनका चाल चलन ठीक रहता और जिन्हें काबिल एतमाद समझा जाता था उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी देकर उनके घरों को भेज दिया जाता था। मेरे कस्बे से 3 मील दूर एक गाँव है जिसके 2 सगे भाई काला पानी में थे। उन्होंने एक बड़े ही शरीफ और मुअज़्ज़िज़ आदमी को कत्ल कर दिया था। दोनों को उम्र कैद हुई और उन्हें काला पानी भेज दिया गया था। 6 ही महीने पहले वो 10-10 दिनों की छुट्टी आए थे और वापस चले गए थे। फिर जंग अजीम के दौरान उनके घर सरकारी इत्तला आई थी कि दोनों भाई बमबारी में मारे गए हैं। दुआ करते रहना दोस्तों, हमारे एक हिंदू साथी ने कहा। गन बोट वाले बताते हैं कि बहुत ही खतरा है क्योंकि अमेरिका और बरतानिया की नेवी के बहरी जंगी जहाज़ इस समुंदर में पहुंच गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि दिन के वक्त कम ही सफ़र करेंगे, रात को सफ़र किया करेंगे और रफ्तार तेज़ रखनी पड़ेगी। नक्शे में देखें, बर्मा के दूर नीचे एक तरफ मलाया नजर आता है जो आजकल मलाइशिया कहलाता है, दूसरी तरफ सुमाट्रा है। इन दोनों के दरमियान तंग समुंदर है जो आबनाए मलाका कहलाता है। हम अभी उसे बहुत दूर खुले समुंदर में थे और काले पानी में से गुजर रहे थे। बड़ा ही लंबा सफ़र था। अगर हालात अमन वाले होते तो गन बोट की जो रफ्तार थी उससे हम जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन गन बोट सीधे रास्ते पर नहीं जा रही थी। 3-4 दिनों के बाद बोरियत सी महसूस होने लगी। वो इसलिए कि बाहर का मंजर एक ही जैसा था। यूं लगता था जैसे उफ़्क़ का बड़ा ही वसी दायरा है जिसके अंदर पानी है और उस पानी में सिर्फ ये एक गन बोट है जो चली जा रही है। जिस्म और दिमाग पर समुंदर के जो असरात हुए थे रात को ही ख़त्म हो गए थे। वक्त गुजारना मुहाल हो रहा था। वहाँ एक ही काम था कि सारे साथी मिलकर गपबाजी करते और रात को मैं और फसी गन बोट के अरशे पर जा बैठते और अपने अपने घरों की बातें किया करते थे। ये तो हो नहीं सकता था कि हम अपने घरों को और घर वालों को भूल जाएं। एक बात बताओ, एक रात फसी ने मुझसे पूछा, तुम्हें ये ख्याल किस तरह आया था कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है और इसका ये तरीका है कि INA में शामिल हुआ जाए? ये बात की बात है, मैंने कहा। पहले तो ये पूछो कि मैं फ़ौज में भर्ती हुआ ही क्यों? चलो यही बता दो, फसी ने कहा। वक्त गुजारना है, एक दूसरे की ऐसी ही बातें सुन लें तो वक्त बड़ा ठीक गुजरता है। मैंने उसे ये सारी कहानी सुना दी जो मैं आपको सुना चुका हूँ कि मैं भर्ती क्यों हुआ था। ये भी सुनाया कि जाली पीर को हमने किस तरह मारा पीटा था और फिर वाजदा के खामिन आसिफ की बातें भी सुनाई। फिर उसे बताया कि मुझे हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्याल क्यों आया था। ये तो मैं उसे पहले एक दिन सुना चुका था कि मैं दरियाए एरावती के पार जंगलों में कहाँ कहाँ ख्वार होता फिर रहा था और फिर किस तरह वहाँ एक बस्ती मिल गई जहाँ मैं रहा, और फिर ये भी कि मुझे वहाँ से किस तरह निकलना पड़ा। तुम कीमती आदमी हो, फसी ने कहा। तुम शरीफ आदमी नहीं थे लेकिन उन बर्मियों की बस्ती में आकर शरीफ आदमी बन गए। अगर कोई और तुम्हारी जगह होता, मैं ही होता, तो उन बर्मी लड़कियों से जो तुम्हें पीरो मुर्शद समझती थी पूरा लुत्फ उठाता। मैं तुम्हें यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी कीमत और अपनी कदर पहचानो। ये ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम पर तुम्हारे काम आएगी। गुनाहों से आदमी लुत्फ तो उठा सकता है लेकिन ज़िंदगी में जो ख्वारी मिलती है उसके बारे में नहीं सोचता। इन जापानी फ़ौजियों को ही देख लो, इनका मोराल कितना हाई है और ये किस तरह जाने कुर्बान करते हैं। अमेरिका और अंग्रेज़ों ने इन पर जो अपनी फ़ौजों का और बमबार जहाज़ों का दबाव डाला हुआ है, कोई और होता तो कभी का भाग गया होता, लेकिन जापानियों को पीछे हटाना उन दोनों बादशाहों के लिए एक मसला बना हुआ है।
हांगकांग, सिंगापुर और मलाया के एक ही हमले से अंग्रेज वहां से भाग गए थे। लेकिन इन जापानियों को औरतों का जो चस्का है उसी ने इन्हें एक कमजोरी बनकर पसपाई पर मजबूर कर दिया है। अगर तुम बर्मियों की उस बस्ती में उन लड़कियों के साथ दिलचस्पी पैदा कर लेते जो तुमने मुझे बताई हैं, तो इस वक्त तुम अंग्रेजों की इंटेलिजेंस के हाथों गिरफ्तार हो चुके होते और जेल में सारी उम्र के लिए पड़े हुए होते। कहानी इतनी लंबी हो गई थी कि आधी रात से ज्यादा गुजर गई और नींद आने लगी। हम दोनों उठे और नीचे कैबिन में जाकर सो गए। अगली रात खाना खाकर हम दोनों रोजमर्रा की तरह अरशे पर जाकर बैठ गए। यूं मालूम होता था कि जैसे हम इसी गन बोट में पैदा हुए थे और इसी में उम्र गुजर जाएगी और हमारी लाशें समुंदर में फेंक दी जाएंगी। सिवाय समुंदर के या उफ्क के और कोई चीज इस दुनिया की नजर नहीं आती थी। कभी जापानियों का कोई बहरी जंगी जहाज दूर से गुजरता नजर आ जाता था। फसी भाई, मैंने कहा, तुमसे ये पूछना तो बेकार है कि तुम्हें हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्याल किस तरह आया था। तुम्हारी तालीम मेरी तरह मैट्रिक ही है, लेकिन साफ मालूम होता है कि तुमने किताबें बहुत पढ़ी हैं। मैं तो आवारा ही फिरता और बदमाशियां करता रहा हूँ। फसी अहमद ने पहले तो भरी, फिर सर झुका लिया और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी संजीदगी सी थी। उसमें कोई और ही वारदात सुना दी। ये सुनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि हर इंसान एक कहानी का किरदार होता है। हवालदार फजलदाद बर्मा के जंगलों में मुझे मिला था तो उसने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया था। मैं अपनी कहानी आपको सुना चुका हूँ। हम लोग एक दूसरे की ज़ात में कोई दिलचस्पी या हमदर्दी नहीं रखते। अगर आप दूसरों के दुख बांटने का तहैया कर लें तो मैं कहता हूँ कि हर किसी के साथ एक किस्सा वाबस्ता है और बाज़ इंसानों के किस्से तो रोंगटे भी खड़े कर देते हैं। मैं तुम्हें अपनी बात नहीं सुनाना चाहता था। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा राज है जो और किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें यह राज देता हूँ, जिसकी वजह यह है कि मुझे महसूस होने लगा है कि हम वापस अपने वतन कभी नहीं जा सकेंगे। दूसरी वजह यह है कि तुमने मुझे भाई समझकर अपनी बातें सुनाई हैं। अब मेरी सुनो। मैं इंडियन आर्मी से इसलिए भगोड़ा नहीं हुआ कि INA में शामिल होकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाऊंगा, बल्कि असल वजह यह हुई कि मुझे भागने का मौका मिल गया और आगे एक पनाह मौजूद थी। ये थी इंडियन नेशनल आर्मी। मैंने सोचा चलो इस बहाने हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लेंगे, और मैंने ये भी सोचा था कि जापानियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवा दिया तो मुझे फ़ौज में ऊंचा ओहदा मिल जाएगा। कोई ऊंचा ओहदा ना सही, लेफ्टिनेंट या कैप्टन तो बना ही देंगे। फसी ने जो बात सुनाई वो मैं अपनी ज़बानी पेश करता हूँ। हमारे इलाके के लोगों की तरह फसी के ख़ानदान की भी ये रिवायत थी कि फ़ौज में भर्ती होना है। इसका बाप रिटायर्ड सूबेदार मेजर था, एक चचा सूबेदार था। अंग्रेज़ों ने उन्हें नहरी इलाके में मुरब्बे दिए थे। फसी राजपूत ज़ात का था। चूँकि उसने 10 जमातें पास कर ली थी, इसलिए उसे हवालदार क्लर्क भर्ती किया गया। जंग अजीम से पहले फ़ौज में सिपाही क्लर्क रखे जाते थे। जंग अजीम के तीसरे साल हर सिपाही क्लर्क को हवालदार क्लर्क बना दिया गया था। फसी की सर्विस 4 साल हो चुकी थी। उसकी एक छोटी बहन थी जो शादी की उम्र को पहुंच गई थी और उसके रिश्ते के पैगामात आ रहे थे। उनमें से कोई भी उन्हें पसंद न आया। फसी के वालदैन की ख्वाहिश थी कि कोई बड़े ज़मींदार वाला ख़ानदान मिल जाए। वालदैन की अमूमन ख्वाहिश यही होती है कि लड़की उस घर में दी जाए जिस घर में रुपया पैसा आम हो और आमदनी के ज़राए लामहदूद हों। ये ख्याल खाम है कि अमीर घराने में लड़की सुख चैन से रहती है। कुछ ऐसा ही ख्याल उन लोगों का भी था। आखिर 20 मील दूर के एक बड़े गांव से पैगाम आ गया। फसी के वालदैन को इतना ही बताया गया कि उनका ज़मींदार इतना बड़ा है कि घर में रुपया पैसे की रेल पेल लगी रहती है। ये भी बताया गया कि लड़का खूबसूरत जवान है और ज़ात भी राजपूत थी। ये लोग इससे ज़्यादा लड़के वालों से वाकिफ़ नहीं थे। देखना तो ये भी चाहिए था कि इखलाक और किरदार के लिहाज से और नीयत के लिहाज से वो लोग कैसे हैं। इसके बजाय उन्होंने उस घर की ज़मींदारी और अमीरी देखी। दरअसल उन्होंने देखा कुछ भी नहीं। रिश्ते का पैगाम वहाँ के रहने वाले एक मियाँ बीवी लाए थे जो फसी के वालदैन को जानते थे। ये सिर्फ सलाम दुआ थी और उन्हें मालूम था कि इस घर में एक लड़की है, और उन मियाँ बीवी ने लड़के वालों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की कि फसी के वालदैन चक्कर में आ गए। वो एक रोज़ लड़के वालों के यहाँ चले गए। उन्होंने लड़के को देखा तो बाग बाग हो गए। लड़के की शक्ल सूरत तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जिस्म के लिहाज से वो मर्दाना हुस्न का नमूना था। घुटा हुआ जिस्म और दराज कद। उन्हें उस नौजवान में जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि शर्मीला था। थोड़ी सी देर के लिए फसी के बाप के पास बैठा तो सिवाय हंसने, मुस्कुराने और शर्माने के उसने कोई बात ना की और वहाँ से उठकर चला गया। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि ये वाकया ही किरदार की खूबी थी कि इतने बड़े ज़मींदार का बेटा होकर वो शर्मीला था। जागीरदारों और बड़े ज़मींदारों के बेटे तो अपने आप को शहजादे समझते हैं और अपने अपने गांव के लोगों को अपनी रियाया समझते हैं। हर तरह की बदतमीज़ी और बेहुदा हरकतें करते हैं
और औरतबाजी उनका मशगला होता है। फसी के वालिदैन को भी लड़के की ये अदा बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उन्हें दे दिया। फसी के बाप ने फसी को खत लिखा कि उसकी बहन का रिश्ता तय हो गया है और अब शादी का दिन मुकर्रर करना है। खत में बाप ने लड़के को और लड़के के बाप की बहुत तारीफें की। उस वक्त फसी को हार्ट छावनी में था। फसी ने उन्हें लिखा कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वो छुट्टी आता और अच्छी तरह उन लोगों को देखभाल लेता और वहाँ के कुछ लोगों से राय ले लेता, लेकिन बात तय हो चुकी थी, इसलिए फसी ने भी इसे कबूल कर लिया। शादी का दिन भी मुकर्रर हो गया। फसी 5 दिनों की छुट्टी लेकर आया। बारात बड़ी शानो शौकत से आई और लड़की की डोली चली गई। फसी ने मुझे बताया कि दुल्हा उसे भी बहुत अच्छा लगा था। पता चलता था कि कोई मर्द है, खूबरू भी है और बारोब भी। जब जंग शुरू हुई थी तो तमाम फौज की छुट्टियां बंद कर दी गई थीं। जंग ने जब तूल खींचा तो छुट्टियां खोल दी गईं। छुट्टियों से मतलब लंबी छुट्टी है। हर फौजी जंग से पहले 1.5 महीने की इकट्ठी छुट्टी ले सकता था, लेकिन जंग में जब छुट्टियां खुली तो ये मियाद 1 महीना कर दी गई। फसी की बहन की शादी को 3 महीने हो चुके थे जब फसी 1 महीना छुट्टी लेकर घर आया। बहन भाई को आपस में प्यार होता ही है, लेकिन फसी ने बताया कि उसे अपनी उस बहन के साथ और बहन को उसके साथ गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा प्यार था। उन दिनों उसकी बहन अपने मैके आई हुई थी। देहात की लड़कियां अपनी माओं और बहनों के साथ अपने दुख सुख की बातें किया करती हैं, बापों और भाइयों के साथ नहीं। लेकिन फसी और उसकी बहन की आपस में ऐसी बेतकल्लुफी थी कि बहन ने फसी को बताया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा ये हुआ है कि लड़का देखने में तो खूबरू और बारोब है, लेकिन जहनी तौर पर वो ठीक नहीं। उसमें कोई दिमागी नक्स था या ना जाने क्या था। फसी को बताया कि पहली रात दुल्हा को धकेल कर दुल्हन के कमरे में दाखिल किया गया, लेकिन उसके चेहरे और हरकतों में खौफजदगी की कैफियत साफ नजर आती थी। उसे तो जैसे ये एहसास ही नहीं था कि उसकी शादी हो गई है और अब वो दुल्हा है। दुल्हन ने तंग आकर उसका बाजू पकड़ा तो वो बाजू छुड़ाकर कमरे से निकल गया। फसी की बहन को पहले तो ये सदमा हुआ कि उसका दुल्हा किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहता था और ये उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए वो दुल्हन को देखना भी गवारा नहीं करता। दुल्हन रोने बैठ गई। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करे, भाग जाए या अपनी सास और ससुर से पूछे कि ये क्या मामला है, और अगर दुल्हा उसे कबूल करने को तैयार नहीं तो तलाक देकर रुखसत कर दे। लेकिन हुआ यूं कि पहली रात जब दुल्हा कमरे से निकल गया तो उसकी माँ और एक बहन दुल्हन के पास आई। उन्होंने फसी की बहन से कहा कि लड़का बड़ा शर्मीला है और दुल्हन उसे बहला फुसला कर अपने साथ लगा ले। लेकिन फसी की बहन ऐसी कम अकल तो नहीं थी। वो अच्छी तरह समझती थी कि शर्मीले आदमी किस तरह के होते हैं। दुल्हे का तो अंदाज और तौर तरीका भी कुछ और था। दुल्हन ने अपनी सास और उसकी बेटी को साफ कह दिया कि तुम्हारे बेटे ने उसे कबूल नहीं किया। दुल्हे की माँ के आंसू निकल आए। दुल्हे की बहन की भी यही हालत हुई। उन्होंने दुल्हन का दिल परचाने की बहुत कोशिश की और दुल्हन पर पर्दा भी डाला, लेकिन दुल्हन को शक हो गया था कि जो कुछ भी है मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। दुल्हे की माँ और बहन ने दुल्हन की मिन्नत समाजत शुरू कर दी और कहा कि वो उनकी इज्जत रखे और दुल्हे को लाड प्यार से अपने साथ लगा ले। दुल्हा आधी रात के बाद उस कमरे में आया। दुल्हन ने उसके साथ बातें और प्यार मोहब्बत की हरकतें की तो दुल्हा अहमकों की तरह हंस पड़ा और फिर ऐसी बातों पर भी हंसता रहा जिन पर हंसी नहीं आया करती या आनी नहीं चाहिए। हंसते हंसते वो इस तरह संजीदा हो जाता था जैसे जलते हुए बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया जाए। वो सो तो गया, लेकिन दुल्हन से दूर हटकर जैसे उसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। वो रात इसी तरह गुजर गई। फसी की बहन पहले फेरे पर अपने मैके आई तो उसने अपनी माँ को अपने दूल्हे के बारे में कुछ भी ना बताया। उसे शायद उम्मीद थी कि वो दूल्हे को अपने रास्ते पर ले आएगी। रिवाज के मुताबिक दुल्हन के पहले फेरे पर दूल्हा साथ था और रिवाज के बिल्कुल खिलाफ उसकी बड़ी बहन भी साथ थी। अगले रोज वो वापस चले गए और दुल्हन भी उनके साथ गई। फसी के बाप को जरा सा शक हुआ कि दुल्हा इतना शर्मीला भी नहीं हो सकता कि बात ही ना करे। बहरहाल जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने अपने आप को धोखा दिए रखा कि उनका दामाद शरीफ और शर्मीला लड़का है। बहन ने फसी को बताया कि उसके बाद उसके दूल्हे का ये रवैया था कि उसके कमरे में आ जाता, लेकिन वैसे ही जरा सी बात पर वो मुंह बसोर कर चला जाता। दुल्हन अब उस घर से वाकिफ भी हो चुकी थी और बेतकल्लुफ भी। वो उसके पीछे जाकर उसे वापस ले आती थी। दुल्हा दुल्हन के कमरे से भागकर अपनी माँ के पास चला जाता था। फसी की बहन उसे वहां से अपने कमरे में लाने के लिए जाती तो उसका ये खाविंद बच्चों की तरह माँ से कहता था कि ये लड़की मुझे छेड़ती है और सोने नहीं देती। उसकी माँ कभी तो हंस पड़ती और कभी उसे डांट देती और कभी वैसे ही कोई बात कहकर उसे बहला लेती। 3 महीने बाद फसी की बहन ने अपनी माँ को बताया कि उसका खामिंद नाम का खामिंद है और उनमें मियाँ बीवी का कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। फसी की बहन पर्दा नहीं करती थी। वो अपने ससुराल के खेत देखने के लिए या सैर सपाटे के लिए बाहर निकल जाती थी। 1-2 लड़कियां उसके करीब आ गईं जिनके साथ उसने बेतकल्लुफी पैदा कर ली।
उन लड़कियों ने उसे बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है और जमींदार का ये बेटा जहनी लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं, और अपनी बरादरी तो दूर की बात है, अपने खून के रिश्तेदारों ने भी उसे अपनी बेटी नहीं दी थी। जहां से उन्होंने रिश्ता मांगा वहां से टका सा जवाब मिल गया। ये सुनकर फसीह की बहन तो चकरा गई और उसे कुछ समझ में नहीं आती थी कि इस मसले का हल क्या होगा। फसीह अपनी बहन की शादी के 3 महीनों के बाद आया था। इन 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ और कई पर्दे उठे थे। फसीह की बहन 15-20 दिनों से मैके आई हुई थी। उसके ससुराल से पैगामात आते थे कि लड़की को छोड़ जाएं, लेकिन फसीह का बाप जवाब भेजता था कि हमारे दामाद को भेजो, वो आकर अपनी बीवी को ले जाए। उधर से कोई भी नहीं आता था। दरअसल फसीह का बाप दामाद को बुलाकर अच्छी तरह देखना चाहता था, मगर उसके दामाद के वालिदैन इसीलिए नहीं भेजते थे कि उसकी ये दिमागी या जहनी कमजोरी बेनकाब हो जाएगी। लड़की ने कह दिया है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, अलबत्ता मेरा खामिंद आ जाए तो वो जैसा कैसा भी है मैं चली जाऊंगी। लेकिन उसका खामिंद नहीं आ रहा था और इतने में फसीह छुट्टी आ गया।